तो फर्मेंटेड टाइप्स में सबसे पहले फर्मेंटेशन है। इसकी डेफिनेशन है कि जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल में बाय यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया की हेल्प से। तो इस टाइप में क्या होता है, फर्मेंटेशन के टाइम पे एनर्जी जनरेट होती है जब ब्रेक डाउन हो रहा होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। अब फर्मेंटेशन अगर हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट की हेल्प से देखें तो फर्मेंटेशन कोई भी वो प्रोसेस जिसमें हम मास कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, वो चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन। दूसरा है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ज़्यादातर जो होती है विदाउट ऑक्सीजन होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। अब है बायोरिएक्टर या फर्मेंटर। तो फर्मेंटर वो एक तरह की वेसल होती है जिसके अंदर ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, यानी जिसके अंदर प्रोडक्ट बनता है। अब इसका डिज़ाइन देखेंगे तो बायोरिएक्टर एक डिवाइस होता है जिसमें केमिकल प्रोसेस होती है, जिसके अंदर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं और जो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एरोबिक भी हो सकती है और एनारोबिक भी हो सकती है। इस सिलेंडर का साइज जो है वो कुछ लीटर से लेकर के क्यूबिक मीटर तक होता है और ये स्टेनलेस स्टील के ज़्यादातर बने होते हैं। अब हम फर्मेंटर का अगर डिज़ाइन देखें तो इधर यहाँ पे एक अगाइटेशन सिस्टम होता है। अगाइटेशन का सबसे पहले, अगाइटेशन का मतलब होता है मिक्सिंग करना। अगर हमारे पास मीडिया है, सॉलिड मीडिया है या लिक्विड मीडिया है, उसको प्रॉपर मिक्स करना है ताकि वो माइक्रोब्स को अवेलेबल हो सके, तो उसके लिए यहाँ पे अगाइटेशन सिस्टम है। फीडिंग पंप है, मीडियम दिखाया हुआ है। फीडिंग पंप का मतलब है कि जहाँ से मीडिया अंदर जाएगा वेसल के अंदर, क्योंकि अंदर क्या है माइक्रोब्स भी हमें ऐड करने हैं, तो इसलिए हमें मीडिया ऐड करना होगा। एयर के लिए पाइप दिया हुआ है ताकि यहाँ से एयर जाए। अगर मान लो एरोबिक प्रोसेस है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो यहाँ से जाएगी। उसके बाद है सिस्टम मॉनिटर, यानी हम देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं उसको मॉनिटर करने के लिए। सेंसर प्रॉब्स लगे हुए हैं। थर्मल जैकेट, थर्मल जैकेट क्या है, कई बार इसके अंदर जो होता है वाटर रहता है, तो ये थर्मल जैकेट का काम होता है जब फर्मेंटेशन होती है तो एनर्जी हीट जनरेट होती है, तो प्रोसेस मतलब फर्मेंटर को कूल रखने के लिए ये थर्मल जैकेट लगी होती है बाहर। उसके बाद ये रिएक्टर टैंक, ये टैंक है जिसके अंदर मीडिया होगा, माइक्रोब्स होंगे। उसके बाद एफ्लुएंट दिया हुआ है लास्ट में। एफ्लुएंट का मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट बन जाता है तो यहाँ से प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। तो ये एक फर्मेंटर का डिज़ाइन होता है और ये ज़्यादातर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर से यूज़ की जा रही है। जैसे हमारे पास ग्लूकोज होता है वो बहुत सारे फ्रूट्स में है, सीड्स में है, तो अगर हम उसको यूज़ करते हैं फ्रूट्स को या सीड्स को और वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो पहले तो वो ऐसे ही होता था, फ्लास्क में कर दिया ये प्रोसेस। अब आजकल जो है फर्मेंटर के अंदर होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो ये माइक्रोब्स बेस्ड होती है। क्योंकि जो जैसे हमने मान लो अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए ग्रेप्स का यूज़ किया, ग्रेप्स हमारा फ्रूट है, उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है, वो शुगर को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल के अंदर, और यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है वो ईस्ट होता है, तो ईस्ट कन्वर्ट कर रहा होता है इस ग्लूकोज को किसमें, अल्कोहल के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस पहले तो बाहर होता था फ्लास्क के अंदर, अब जो है ये फर्मेंटर के अंदर होने लग गया है। तो फर्मेंटर का काम होता है कि ये ऑप्टिमल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फंगस, ताकि जो है वो अच्छे से ग्रो करें और हमें जो प्रोडक्ट मिले उसकी क्वांटिटी भी अच्छी हो और वो एकदम प्योर फॉर्म में हो। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम बायोरिएक्टर या फर्मेंटर बोलते हैं, जो ग्रो करते हैं, वो या तो लिक्विड मीडियम में हो सकते हैं, लिक्विड मीडिया यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो सॉलिड मीडिया हो सकता है, यानी कि वो सरफेस पे अटैच हो सकते हैं सॉलिड मीडिया की। और कई बार क्या होता है इमोबिलाइज फॉर्म में भी होते हैं। इमोबिलाइजेशन इसलिए चाहिए होती है क्योंकि इमोबिलाइज में क्या होता है कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो अंदर रहते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, जैसे हम इमोबिलाइज एंजाइम वगैरह पढ़ते हैं, और इमोबिलाइजेशन प्रोसेस इसलिए की जाती है ताकि हम रीयूज़ कर सकें फिर।
अब है बायोरिएक्टर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहले जो अभी हमने जो फिगर में देखा था, पहले अगाइटेटर है। अगाइटेटर का काम होता है कि मिक्सिंग करना जो भी रिएक्टर के अंदर मीडियम है, कंटेंट है और माइक्रोबियल सेल्स हैं। तो ये क्या करता है, सेल्स को एक होमोजीनियस कंडीशन में रखता है ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सकें, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, जिससे कि एक डिज़ायर प्रोडक्ट हमें मिले। तो अगाइटेटर का काम ये होता है। फिर बैफल्स होती हैं। बैफल का काम होता है कि ये क्या करता है, ये फॉर्म जो होता है कई बार, जैसे कि जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो फॉर्म जनरेट हो जाती है जहाँ, तो उसको रिमूव करने के लिए जो है उसको ये ब्रेक करता है बाफल। देन स्पार्जर जो होता है वो एरोबिक प्रोसेस में यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्पार्जर की हेल्प से ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है माइक्रोबियल सेल्स को। तो एनारोबिक में तो हमें चाहिए ही नहीं ऑक्सीजन, तो स्पार्जर की वहाँ नीड नहीं होती है। जैकेट जो होती है वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है वाटर की हेल्प से, क्योंकि उस टाइम हीट जनरेट होगी तो ज़्यादा हीट की वजह से जो है माइक्रोबियल सेल्स की डेथ भी हो सकती है। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगी जैकेट। अब है मोड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे बायोरिएक्टर के 3 टाइप्स हैं, बैच, फैट बैच एंड कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस और अब इनमें तीनों में डिफरेंस है कि क्या क्या होता है। सबसे पहले बैच कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोज सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हमने एक बार मीडिया ऐड कर दिया, उसके बाद हम सीधा प्रोडक्ट ही निकालते हैं। यहाँ पे ये ग्रोथ कर्व दिखाई हुई है, कैसे माइक्रोब्स जो हैं जब हम उनको मीडिया में ऐड करते हैं तो कौन कौन से फेसेस होते हैं। तो ये ड्यूरिंग बैच कल्टीवेशन का ग्रोथ कर्व दिखाया हुआ है इस ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट है एक साइड पे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया है और दूसरी साइड पे टाइम आवर्स है। तो टाइम के अकॉर्डिंग कौन कौन सा फेस आएगा, सबसे पहले लैग फेस होता है, फिर एक्सेलरेटेड ग्रोथ फेस होता है, फिर एक्सपोनेंशियल फेस होता है, फिर डीएक्सेलरेटेड ग्रोथ होता है, फिर स्टेशनरी है और डेथ है। लैग फेज में क्या होता है कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग का पीरियड होता है जब हमने अभी माइक्रोब्स को मीडिया के अंदर डाला है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो तो बिल्कुल ज़ीरो रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने डाला है। ना ही सेल नंबर इंक्रीज़ होगा, ना ही सेल्स जो हैं वो साइज में इंक्रीज़ हो सकते हैं, बट नंबर उनका वैसे ही रहेगा। फिर लैग फेज भी सेवरल फैक्टर से अफेक्टेड होता है। जब हम इसको मीडियम में सेल्स को रखते हैं तो बहुत सारे सेवरल कार्बन सोर्सेज हो सकते हैं और इसी वजह से सेवरल लैग फेसेस भी हो सकते हैं, और इसी को हम डाइऑक्सिक ग्रोथ बोलते हैं। जब मान लो हमारे पास ग्लूकोज और लैक्टोज दो शुगर्स प्रेजेंट हैं, दो कार्बन के सोर्स प्रेजेंट है मीडियम में, तो क्या होगा कि ग्लूकोज सबसे पहले यूटिलाइज होगी, फिर लैक्टोज होगी, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डाइऑक्सिक ग्रोथ बोलते हैं, कि दो कार्बन सोर्सेज की वजह से जब ग्रोथ होती है। अब लैग फेज को अगर अवॉइड करना हो तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि नॉन प्रोडक्टिव पीरियड है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा अगर लैग फेज आएगा प्रोडक्ट बनने में, तो लैग फेज को हम मिनिमम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर हम पहले से ही एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग सेल्स को डाल दें, यानी जो जो माइक्रोबियल सेल हैं वो पहले से ही इस स्टेज में हो, एक्सपोनेंशियल स्टेज में, अगर हम उनको डाल दें तो अभी क्या हो सकता है कि ये जो लैग फेज है उसका जो साइज है, टाइम है, वो डिक्रीज किया जा सकता है। और अगर हमारे पास इनोकुलम जो है उसका साइज ज़्यादा हो तो भी क्या हो सकता है कि हम लैग फेज को कम कर सकते हैं। फिर होता है एक्सेलरेटेड ग्रोथ फेज। जब लैग फेज का एंड हो जाता है तो जब ग्रोथ अब स्टार्ट हो जाती है, डिवीजन स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एकदम लैग के बाद वाले फेज को एक्सेलरेटेड ग्रोथ फेज। फिर होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। इस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे सेल नंबर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल डिवीजन होगी प्रॉपर यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। फिर होता है स्टेशनरी फेज, जिसमें ग्रोथ भी हो रही है और डेथ भी हो रही है।
यहाँ पे सेल डिवीज़न एकदम स्टॉप सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो मीडिया था वो कम्प्लीटली उसके न्यूट्रिएंट यूटिलाइज़ कर लेगा माइक्रोब्स, टॉक्सिक प्रोडक्ट यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो सेल है, सेल की डेथ है, वो सेल की डेथ भी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेल ग्रो भी कर रहे हैं और डेथ भी हो रही है, इक्वल हो रहा है दोनों, तो उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे जो नंबर है सेल का, वो काउंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला जो फेस होता है वो फ्यू डेज से लेकर के फ्यू आवर्स तक का होता है। और यहाँ पे इस टाइम पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे एंटीबायोटिक, टॉक्सिन्स, ये सब प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करनी हो तो स्टेशनरी फेज का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर आता है डिक्लाइन फेज। इसमें क्या होगा कि अब जो नंबर था, जो सेल्स हैं, उनका नंबर जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है मीडिया यूटिलाइज किया जा चुका है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं बचा है और टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में अक्मुलेट हो गए हैं। तो इस वजह से वो क्या होगा? डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो गया है। तो अगर कोई भी हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर फॉलोइंग क्राइटेरिया होना चाहिए कि एक तो वो मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट दे, और अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? मान लो हमने एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करानी है तो वो एंटीबायोटिक ही प्रोड्यूस कराए, ऐसा ना हो कि उसके अलावा अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, विटामिन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट की यील्ड कम दे। थ्रू आउट द जो भी पूरे ईयर, क्योंकि हमें प्रोडक्शन करवाना है, तो वो कॉन्स्टेंटली अवेलेबल होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर और चीप होना चाहिए। तो इस तरह का मटेरियल हम यूज़ करते हैं मीडियम बनाने के लिए, जो जिनमें ये सारे क्राइटेरिया हों। और मीडिया के अंदर हमें पता है क्या क्या होंगे। मेन इंग्रेडिएंट वाटर होगा, कार्बन का सोर्स होगा, नाइट्रोजन सोर्स होंगे, मिनरल्स होंगे या अदर सप्लीमेंट भी हो सकते हैं, यानी वो सारी चीज़ें जो कि एक माइक्रोब की ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं। अब न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे जो ज़्यादातर तो हम अगर लिक्विड मीडिया यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं ब्रोथ। कई बार हम सॉलिड मीडिया का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी का सोर्स होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, नाइट्रोजन, मिनरल, विटामिन भी हम ऐड कर सकते हैं और ऑक्सीजन अगर एरोबिक प्रोसेस है। अब पहला जो टाइप है वो है बैच कल्चर टाइप। बैच कल्चर का मतलब है क्लोज सिस्टम। अब ये सारी प्रोसेस फर्मेंटर के अंदर हो रही है। इसमें हम अब जैसे मान लो हमने स्टार्टिंग के अंदर न्यूट्रिएंट को ऐड कर दिया, उसके बाद हमने माइक्रोब्स को ऐड कर दिया, यानी कि जिसमें हमारे ऐसा कल्चर ऐड कर दिया जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। फिर हमने कुछ नहीं ऐड करना, सिर्फ एरिएशन के अलावा, यानी ऑक्सीजन पास होएगी बस टैंक के अंदर, बाकी उसको बंद कर देना है ऊपर से। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है कल्चर का वो सेम रहेगा। फ्रेश मीडियम ना ऐड हो रहा है ना ही निकाला जा रहा है। तो यहाँ इसलिए इसको क्लोज बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ मीडिया और माइक्रोब्स ऐड करने के बाद बंद कर दिया है। अब हमने सिर्फ ऑक्सीजन के अलावा कुछ ऐड नहीं करना है। फिर क्या होगा? अब जब लास्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे ये फेसेस आएंगे। पहला लैग फेस होगा, फिर लॉग फेस होगा, फिर स्टेशनरी, फिर डिक्लाइन। तो यहाँ पे क्योंकि हम मीडियम तो ऐड कर ही नहीं रहे हैं, हमने वही मीडिया यूज़ किया हुआ है, तो क्या होगा, एग्जॉर्प्शन हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का लास्ट में। और बाद में क्या होगा, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब टॉक्सिक जो कंपाउंड्स होंगे वो भी अक्यूमुलेट हो जाएंगे और प्रोडक्ट तो बनेगा ही। तो लास्ट में जब प्रोडक्ट बन जाएगा, जब पूरी फर्मेंटेशन हो जाएगी, जितने दिन भी 21 दिन या 1 महीना, उसके बाद हम प्रोडक्ट जो है वो फर्मेंटर से निकाल लेंगे लास्ट में। और इस तरह के कल्चर को हम बोलते हैं बैच कल्चर, यानी क्लोज सिस्टम। एक बार मीडिया ऐड किया, एक बार माइक्रोब्स ऐड किए, उसके बाद लास्ट में हमने प्रोडक्ट निकालना है। इसका एडवांटेज ये होता है कि हम बार बार तो खोल नहीं रहे हैं फर्मेंटर को, तो कंटामिनेशन के चांस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इससे हमें जो यील्ड मिलती है प्रोडक्ट की वो बहुत ही लो मिलती है, क्योंकि हम बार बार मीडिया इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो लिमिटेड अमाउंट का ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए ये इकोनॉमिक प्रोसीजर से, मतलब इकोनॉमिक वे से जो है वो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में हमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है, हमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट चाहिए, तो बैच हम यूज़ नहीं कर सकते। करते भी हैं कुछ प्रोडक्ट्स में, लेकिन कम करते हैं।
दूसरा है फैट बैच, जिसको हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है, पहले हमने न्यूट्रिएंट मीडिया को प्रिपेयर किया, उसके बाद हमने न्यूट्रिएंट मीडिया साथ में कल्चर ऑर्गेनिजम्स को ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़े देर के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते रहेंगे, मतलब कि हम निकाल कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं फैट बैच। तो इससे क्या हो रहा है, जो कल्चर का वॉल्यूम है वो तो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हम ऐड ही करते जा रहे हैं, हम निकाल तो कुछ नहीं रहे हैं। और ये इसलिए उस टाइम पे चाहिए होती है जब कई बार क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट असेंशियल होते हैं प्रोसेस के लिए, तो इनको हमें हायर कंसंट्रेशन में प्रोवाइड करना पड़ता है, इनको हमें बार बार ऐड करना पड़ता है, क्योंकि स्लोली ऐड करते हैं, पर इनको इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि अगर ये ऐड नहीं होंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। इसका एडवांटेज ये है, एक तो प्रोडक्ट यील्ड जो है वो बैच से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि बार बार न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं। डिसएडवांटेज ये है, कंटामिनेशन का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ओपन है, ठीक है, उसमें हमने बार बार ऐड किया है न्यूट्रिएंट्स को, तो ओपन सिस्टम में तो माइक्रोब्स की, जो अनडिज़ायरेबल वाले माइक्रोब्स हैं, उनकी ग्रोथ हो ही सकती है। फिर तीसरा टाइप है कंटिन्यूअस, इसको हम ओपन बोलते हैं, ये बिल्कुल ओपन है, इसमें हम फ्रेश मीडिया भी ऐड कर रहे हैं, साथ में जो यूज़ वाला मीडिया है, जो बैक्टीरिया ने यूज़ कर लिया था उसको भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो लॉग फेज है ना वो काफ़ी लंबा चलता है, क्योंकि हम न्यू मीडियम भी ऐड कर रहे हैं, फिर जो यूज़ वाला है उसको भी निकालते जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डाइल्यूशन एंड फ्लो रेट जो होता है वो कांस्टेंट मेंटेन हो जाता है। जब हमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कराने होते हैं तो हम कंटिन्यूअस कल्चर का यूज़ करते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं, जो ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। अब इसमें दो तरह की अप्रोचेज अडॉप्टेड की जाती हैं, एक होता है कीमोस्टैट, एक होता है टर्बीडोस्टैट। एडवांटेज क्या है कंटिन्यूअस कल्चर के, कि इसको हम स्मॉल वेसल में भी कैरिड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, जितना ऐड कर रहे हैं उतना हम निकाल भी रहे हैं, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम अगर प्रोड्यूस करने हो तो वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि कई बार क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो इनलेट पाइप्स होते हैं, इनलेट पाइप मतलब जहाँ से हम मीडिया ऐड करते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, फॉर्मिंग बन जाती है। फॉर्मिंग का मतलब जो झाग होते हैं मिक्सिंग की वजह से वो ज़्यादा फॉर्म हो जाएंगे, तो ब्लॉक कर देंगे पाइप्स को। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस कंडीशंस हाई हो जाएंगी। तो अगर हमें एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करना हो, जैसे पेनिसिलिन वगैरह सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो हम जो है कंटिन्यूस कल्चर का यूज़ करते हैं। तो ये 3 टाइप्स होते हैं फर्मेंटर के, एक मतलब मोड के अकॉर्डिंग, मोड ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, बैच यानी क्लोज, फैट बैच मतलब सेमी क्लोज, और कंटिन्यूस मतलब कि ओपन सिस्टम।